नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 के प्रश्न पत्र का हल। और इसकी परीक्षा दिनांक 24 जुलाई 2016 थी। इसके अंतर्गत पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों का हल हम आज देखेंगे। आने वाली परीक्षाओं से संबंधित जहाँ पर प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन पेपर को अवश्य देखना चाहिए। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो चूंकि इसमें 150 प्रश्न है इसलिए मैं केवल प्रश्न बोलूँगी और उसका उत्तर। प्रश्न संख्या 1 है, उचित अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति ही कर्तव्या गच्छतु भवान डैश दर्शनाय। तो गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय ऑप्शन 4। अव्ययम चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति ही कर्तव्या गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण निश्चय गच्छति ऊपरी च दशा चक्र नेमि क्रमेण। तो यहाँ पर ये मेघदूतम जो कि कालिदास जी द्वारा रचित है उस ग्रंथ से उद्धत ये पंक्ति है और मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत ये पंक्ति पूछी जाती है। रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। अस्माकम गृहे यज्ञम भविष्यति। तो भविष्यत काल की क्रिया के अर्थ में यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा? श्वः अस्माकम गृहे यज्ञम भविष्यति। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितुम चीरम ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उचिता अव्ययन रिक्त स्थानम पूरितव्यम न योत्स्य इति गोविंदम उक्तवा तूष्णीम बभूवः। श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत ये पंक्ति आती है। नहीं लड़ूंगा इतना गोविंद से कहकर चुप हो गए। कौन? अर्जुन। न च प्रयोजनम अंतरा धूर्तः चेष्टते कदाचन ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियां विना ऑप्शन 1 करेक्ट। ज्ञानम भारः क्रियां विना। प्रश्न संख्या 8, उचित अव्यय प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्ति ही कर्तव्या मिथ्यापवाद कारिणम धिक्तम असत्य भाषिणम ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। धिक्। सर्व शब्दस्य पुल्लिंग सप्तमी एकवचने रूपम स्यात् ऑप्शन 2 सर्वस्मिन्। पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति एकवचन में रूप बनता है सर्वस्मिन्। सखी शब्दस्य चतुर्थी एकवचने रूपम अस्ति ऑप्शन 3 हो जाएगा सख्ये। प्रश्न संख्या 10 में उत्तर 3। तो देखिए शब्द रूपों से संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, तो आप उसको देख सकते हैं। लगभग 8 से 9 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं सेकंड ग्रेड में, और हर एक परीक्षा में शब्द रूपों से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हम स्किप नहीं कर सकते। तो आप उन वीडियो को देखिए और उनसे संभावित प्रश्नों का हल कीजिए। प्रश्न संख्या 11, पितृ शब्द से तृतीया एक वचने रूपम अस्ति ऑप्शन 4 पित्रा। पितृ शब्द पित्रा रूप बनेगा तृतीया एक वचन के अंतर्गत। भवत शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति ऑप्शन 2 हो जाएगा भवतः। नदी शब्द से षष्ठी एक वचने रूपम अस्ति ऑप्शन 4 नद्याः। मति शब्द से द्वितीय बहुवचने रूपम भवति, तो क्या रूप बनता है मति शब्द का द्वितीय बहुवचन के अंतर्गत? ऑप्शन जो 2 हो जाएगा मतीह। प्रश्न संख्या 15, मधु शब्द से नपुंसक लिंग द्वितीय द्विवचने रूपम अस्ति ऑप्शन जो इसमें प्रश्न संख्या 15 में ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट मधुनी। प्रश्न संख्या 16, मनस शब्द से नपुंसक लिंग तृतीय एक वचने रूपम अस्ति, तो ऑप्शन 3 मनसा। प्रश्न संख्या 17, भू धातो लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने वैकल्पिकम रूपम अस्ति ऑप्शन 3 भवतात। तो देखिए कहाँ पर वैकल्पिक रूप बनते हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न भी आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी अवश्य देख कर जाइएगा। पा धातो लृट लकारे अन्य पुरुष रूपाणी संति। तो देखिए पा धातु के लृट लकार भविष्यत काल के अर्थ में अन्य पुरुष में अर्थात प्रथम पुरुष में क्या रूप बनेगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। तो धातु रूपों से संबंधित वीडियो भी अपलोडेड है, तो आप उन्हें देख सकते हैं और अपने ज्ञान को विस्तृत करिए। प्रश्न संख्या 19, पठ धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति ऑप्शन 2 हो जाएगा अपठत। तो देखिए अपठत जो हलंत का रूप दिया हुआ है ये तो लंग लकार के ही प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है, लेकिन लंग लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत रहित रूप बनेगा अपठत। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपठत। हस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। हस धातु के विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? प्रश्न संख्या 20 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हसेह।
प्रश्न संख्या 21 हन धातो लोट लकार अन्य पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। लोट लकार में हन धातु का रूप क्या बनेगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा घ्नन्तु। प्रश्न संख्या 22 सेव धातो लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। सेविष्यते, 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 तो ऑप्शन यहाँ पर जो 22 में हो जाएगा 4। सेविष्यते लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत रूप बनेगा सेव धातु से। रुच धातो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। तो रुच धातु लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में जो रूप बनेगा वो बनेगा रोचताम। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पच धातो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। अपचत, अपचह, अपचताम, अपच। तो देखिए लंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में पच धातु का जो रूप बनेगा वो होगा अपचह। प्रश्न संख्या 25 धातो त तवतु प्रत्ययोः कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। तो त और तवतु प्रत्यय का जो प्रयोग होता है भूतकाल के अर्थ में होता है और ये दोनों प्रत्यय निष्ठा संज्ञक होते हैं। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखितेषु शानच प्रत्यांतः शब्दः अस्ति। तो शानच प्रत्यांत जो शब्द होगा वो होगा पच धातु के साथ में शानच प्रत्यय का योग होने पर पचमानम रूप बनेगा। प्रश्न संख्या 26 क्षमा कीजिएगा 27 भुज धातो तुमन प्रत्यांत शब्दः वर्तते। ऑप्शन 3 हो जाएगा भोक्तुम। प्रकृत्य इते पदे प्रकृति प्रत्ययोस्तः, तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्रू धातु के साथ में ल्यप प्रत्यय का योग होने पर रूप सिद्ध होता है प्रकृत्य। बंधुता पदे प्रत्यय अस्ति, तल प्रत्यांत शब्द है बंधुता। आम्रमयम शब्दे प्रत्यय अस्ति। तो आम्रमयम शब्द में मयट प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 30 में उत्तर 2 हो जाएगा। कारकः पदे प्रत्यय अस्ति। क्रू धातु के साथ में नवुल प्रत्यय का योग होने पर अकशेष रहने पर रूप बनता है कारकः। निम्नलिखितेषु यत प्रत्यांतः शब्दः वर्तते। तो ची धातु के योग में यत प्रत्यांत का रूप होने पर सिद्ध होता है चेयः। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता। तो चंद्रमा के अर्थात भाग्य के विपरीत होने पर ही बहुत सारे हमारे साधन अर्थात प्रयास भी विफल हो जाते हैं। अस्याम पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेषालंकारः अस्ति। तो यहाँ पर जो विधौ है जो कि सप्तमी विधु शब्द से सप्तमी एक वचन के रूप बनता है विधौ। तो यहाँ पर विधौ का अर्थ भाग्य भी होता है और विधौ का अर्थ चंद्रमा भी होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ है इसलिए यहाँ पर विधौ में श्लेष अलंकार हुआ है। प्रश्न संख्या 34 स्वाभावोक्ति रसो चारु यथावत वस्तु वर्णनम। स्वाभावोक्ति अलंकारस्य अस्मिन् लक्षणे चारु शब्दस्य तात्पर्यम् अस्ति। तो देखिए सहृदय हृदयावर्जकम वर्णनम स्वाभावोक्ति। प्रश्न संख्या 34 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 35 उपमा अलंकारे कीदृशः साम्यम उपस्थाप्यते। तो सुंदरम प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा अभिधीयते। इस प्रकार से यदि आपको लक्षण याद है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रस्फुट और सुंदर समानता उपमा अलंकार के अंतर्गत आती है। रूपक अलंकारस्य प्रमुखा विशेषता का। तो जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में अभेद हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है ऑप्शन 3। उपमेयस्य समेन संभावनम उत्कट कोटि संशयः वा कस्मिन् अलंकारे भवति। विशेषोक्तो विभावनाम निदर्शनाम उत्प्रेक्ष्याम। तो उपमेय के साथ उत्कृष्ट कोटि की संभावना किसके अंतर्गत आती है? प्रश्न संख्या 37 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्प्रेक्ष्यायाम। उपमा परिकल्पकः अभवन वस्तु संबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो ये बहुत प्रसिद्ध लक्षण है जो कि निदर्शना अलंकार का है। ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर। इस अलंकार में उपमा परिकल्पकः अभवन वस्तु के साथ संबंध प्रदर्शित होता है निदर्शना अलंकार। उपमेयो उपमानयोः बिंब प्रतिबिंब भावः कस्मिन् अलंकारे प्रस्तुत्यते। तो बिंब और प्रतिबिंब भाव उपमान और उपमेय का कौन से अलंकार में होता है? तो दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम व पदार्थानाम एक धर्माभि संबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक धर्म से संबंध कौन से अलंकार के अंतर्गत होता है? प्रश्न संख्या 40 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1
तुल्य योगितायां। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो समासः वर्तते। जो पूर्व पदार्थ समास होता है 41वें ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास है, जहाँ पर पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। उत्तर पद प्रधान जो होता है वो अव्यय तत्पुरुष समास होता है, और अन्य पद अन्य पद या तृतीय पद प्रधान जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है। अति हिमम पदस्य समास विग्रह स्यात्। हिमस्य अत्ययः अति हिमम। ऑप्शन 3 धान्यार्थः पदे समासस्य नाम निर्दिश्यतु। धान्येन अर्थः तृतीय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है धान्यार्थः। चोर भयम पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो देखिए भित्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति होकर उसका अपादान कारक हो जाता है। तो यहाँ पर चोरात भयम में जो चोर भयम है इसका समास विग्रह होगा चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष समास। अतिक्रांतो मालाम इत्यस्य समस्त पदम स्यात्। तो अतिमालः ऑप्शन जो 2 होगा वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 में। पंचगवम ऑप्शन 2 अतिमालः, इसका समास विग्रह होगा अतिक्रांतो मालाम। प्रादि तत्पुरुष का उदाहरण है ये अतिमालः। प्रश्न संख्या 46 पंचगवम पदस्य समास विग्रह चिनुत। देखिए पंचगवम में पंचानाम गवाम समाहार पंचगवन। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विगु समास के अंतर्गत आता है पंचगवम। प्रश्न संख्या 47 लंबः कर्णः पदस्य समास विग्रह भवति। लंबौ कर्णो यस्य सः, अर्थात गणपति गणेश। लंबे हैं कान जिसके, लंब कर्णः यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 47 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 48 यवाश्च चणकाश्च इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। तो देखिए ये गया था जो प्रश्न डिलीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 49 शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो सीधा ही जो शुद्ध वाक्य है वही देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 49 में जो हो जाएगा उत्तर 3 रमेशः विद्यालयं गच्छति। ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 50 में भी शुद्ध वाक्य देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा भातृषु महेशः कनिष्ठः। तो जहाँ पर बहुतों में किसी एक का अतिशय दिखाया जाता है यतश्च निर्धारणम सूत्र से, वहाँ पर जिससे अतिशयता दिखाई जाती है उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भाइयों में महेश सबसे छोटा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 हो जाएगा भ्रातृषु करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति का रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसके जैसे अन्य उदाहरण देखेंगे तो नराणाम नरेशु वा द्विजः श्रेष्ठ है। गवाम घोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, या वेदानाम वेदेशु सामवेदो अस्मि। तो ये पूछे गए उदाहरण है परीक्षाओं में इसी यतश्च निर्धारण सूत्र से। प्रश्न संख्या 51 शुद्ध वाक्यम भविष्यति मया पुस्तकम पठितम। ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 51 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 52 शुद्ध वाक्यम स्यात् सा काव्यम रचयन्ती तिष्ठति, क्योंकि सा स्त्रीलिंग में है इसलिए रचयन्ती भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे जिसके अंतर्गत भी शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो सा ताम त्यक्तुम तत्र गमिष्यति। प्रश्न संख्या 53 में उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 54 शुद्ध वाक्यम चिनुत। तो राजपुरुषाः अहंकारिणः भवन्ति। प्रश्न संख्या 54 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजपुरुषाः अहंकारिणः भवन्ति। शुद्ध वाक्यम अस्ति। तो प्राप्तोदकाः ग्रामः वैभवशालिनः भवन्ति। ऑप्शन 4 प्रश्न संख्या 55 के अंतर्गत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। तो ऑप्शन 3 द्युलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्षम अस्ति। अंतरा अंतरेण युक्ते, इस सूत्र से अंतरा और अंतरेण अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर अंतरा के साथ में द्वितीय विभक्ति का योग होने से यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमारा जो कि इसका संस्कृत अनुवाद होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। वह सन्मार्ग पर चलता है। तो ये प्रश्न आरपीएससी द्वारा कर दिया गया था डिलीट। तो देखिए ये एक सूत्र होता है अभिनिविवशश्च। तो
जो अभिनिविशस्य सूत्र से अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के साथ प्रयुक्त होते हैं तो उसमें जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। लेकिन ये जो आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति वो विकल्प से होती है, अर्थात आधार की कर्म संज्ञा होती भी है और नहीं भी होती है। अभिनिविशस्य सूत्र से विकल्प से आधार की कर्म संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं था, इस वजह से ये प्रश्न कर दिया गया था डिलीट। वह गुरुकुल में अध्ययन के प्रयोजन से रहता है। उपयुक्त वाक्य से शुद्ध संस्कृतानुवादः स्यात्, सः अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। तो देखिए एक सूत्र होता है हेतौ, तो हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर अध्ययनेन शब्द का प्रयोग इसमें रूप प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। तो देखिए यहाँ पर जो ये हेतु शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति का जो प्रयोग होता है, लेकिन हेतु जब शब्द और अर्थ दोनों ही साथ में होते हैं तो वहाँ पर षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए उदाहरण देख के बताती हूँ मैं। अध्ययनस्य हेतु वसति, तो अध्ययन के लिए रहता है। तो यहाँ पर हेतु शब्द और अर्थ दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वो है षष्ठी विभक्ति। परंतु यहाँ प्रयोजन के अर्थ में तृतीय विभक्ति हुई है, सह अध्ययनेन गुरुकुलम उपवसति। प्रश्न संख्या 49, सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है। तो देखिए तो एक सूत्र होता है धारेरुत्तम ऋण। तो जो उत्तम ऋण होता है प्रथम दाता उसकी संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया है, तो यहाँ पर उत्तम ऋण रमेश है, इसलिए यहाँ पर रमेश में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 49 में। सुरेशः रमेशाय शतम धारयति। वह नौकर पर क्रोध करता है। ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, भृत्याय क्रुध्यति। तो क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थों में जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यो नौकर पर क्रोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भृत्याय में चतुर्थी विभक्ति का रूप सिद्ध हुआ है। लेकिन देखिए एक और सूत्र होता है क्रुद्ध द्रूहो रूप सृष्टयो कर्म। लेकिन यदि क्रुद्ध या द्रूह धातु के साथ में उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है, जैसे यहाँ पर क्रुध्यति के स्थान पर समक्रुध्यति हो जाता, तो यहाँ भृत्याय में चतुर्थी विभक्ति नहीं होकर यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाती, अर्थात द्वितीय विभक्ति हो जाती। तो सह भृत्यम अभिक्रुध्यति या समक्रुध्यति। तो इस प्रकार से जरा सा अंतर है, उसे ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं दिया हुआ है क्रुद्ध धातु के साथ में, इसलिए ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सह भृत्याय क्रुध्यति। तो देखिए मित्रों, इसके आगे के प्रश्नों का हम हल अगले वीडियो में करूँगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2015 के अंतर्गत जो संस्कृत का पेपर हुआ था उसके प्रश्नों का हल। इसकी परीक्षा दिनांक 24/7/2016 थी और इससे जो संबंधित प्रश्न थे उनके हल हम करने जा रहे हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और करते हैं प्रश्न संख्या 61। तो इससे पूर्व के प्रश्नों का हल मैंने कर लिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं दूसरा वीडियो जिसके अंतर्गत इन प्रश्नों का हल आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 जो है, अध्यापक से गणित पढ़ता है, अस्य वाक्यस्य शुद्धानुवादः चेतव्यः। जो उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा, अध्यापकात् गणितम पठति। तो एक सूत्र होता है आख्यातोपयोगे। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने पर वक्ता अर्थात गुरु की अपादान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ शिक्षा किससे ले रहा है? अध्यापक से, इसलिए जो अध्यापक है उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यापकात् गणितम पठति। देवेश माता के लिए अच्छा है।
प्रश्न संख्या 62 में जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 3, देवेशः मातरि साधु। तो साध्व साधु प्रयोगे इस सूत्र वार्तिक सूत्र से साधु और असाधु शब्द के योग में जिसके प्रति साधु या असाधु होना बताया गया हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो देवेश माता के लिए अच्छा है, तो यहाँ माता के प्रति उसका साधु असाधु होना बताया है, अच्छा होना या नहीं होना बताया है, इसलिए मातरी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से कृष्णः मातरि साधुः मातुले च असाधुः, इस प्रकार से अन्य इसके उदाहरण हैं। और प्रश्न संख्या 62 जो सेकंड ग्रेड 2017 के अंतर्गत हुई थी उसके अंतर्गत पुनः ये प्रश्न रिपीट हुआ था, इसलिए पुराने प्रश्न पत्रों का हल करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। केशों के लिए चमड़ी को मारता है, उपयुक्त वाक्य से शुद्धानुवादः स्यात्। तो यहाँ पर जो ऑप्शन प्रश्न संख्या 63 में है वो हो जाएगा केशेषु चमड़ीम हन्ति। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर 63 प्रश्न के अंतर्गत हमारा उत्तर होगा, क्योंकि निमित्तात् कर्म योगे इस सूत्र से किसी क्रिया के योग में उसके निमित्त या फल में सप्तमी विभक्ति होते हैं। तो देखिए यहाँ पर केशेषु चमड़ीम हन्ति, तो यहाँ पर जो केशों के लिए चमड़ी को मारना निमित्त बताया गया है, इसलिए यहाँ पर केशेषु में है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो केशों के लिए चमड़ी को मार रहा है, इसलिए यहाँ पर एक निमित्त यहाँ पर क्या है, केश को प्राप्त करना, इसलिए यहाँ पर केशेषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 64, भर्तृहरिमते मनुष्यस्य परमं भूषणम किम। प्रश्न संख्या 64 में जो उत्तर हो जाएगा बहुत सरल सा प्रश्न है, शीलम परमं भूषणम। भर्तृहरि के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो मनुष्य का आभूषण है वो शील है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति केन उक्तम। तो देखिए किसके द्वारा कही गई है ये उक्ति, ऑप्शन 2 हो जाएगा भारवीना, भारवी के द्वारा। किरातार्जुनियम के अंतर्गत जब वनेचर युधिष्ठिर के पास आता है और उसे दुर्योधन के राज का संबंधी उसके शासन संबंधी ज्ञान उसको बताता है कि किस प्रकार से दुर्योधन शासन कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले वो कहता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन, कि यदि मैं आपसे कोई बात कहूँ जो आपकी हित की हो लेकिन वो प्रिय ना हो तो भी आप मुझ पर क्रोध ना करें, क्योंकि एक गुप्तचर का ये कर्तव्य होता है कि वह हितकारी वचन तो कहे ही, साथ में प्रिय भी श्रोता को प्रिय भी लगे ऐसे वचन उसको कहना चाहिए। इसीलिए ये कहा है, क्योंकि इस प्रकार के वचन बहुत मुश्किल से सुनने में आता है कि जो हमारे लिए हितकर भी हो और मनोहारी अर्थात मन को अच्छा भी लगे, क्योंकि सत्य हमेशा कटु होता है। इस कारण से ये वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर को कही गई उक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचम। तो इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा गया है कि केन उक्तम, किसके द्वारा कही गई है, तो वनेचरेण उक्तम हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम। तो देखिए प्रश्न किसी भी तरह से पूछे, यदि आपको उसकी जो गूढ़ बात है उसका कंसेप्ट आपको पता है तो आप प्रश्न को हल करने में सक्षम हैं। प्रश्न संख्या 66 देखिए, श्रीमद् भगवत गीता अनुसारेण अव्यवसायिनाम बुद्धयः कीदृशः भवन्ति। अव्यवसायी की बुद्धि किस प्रकार की होती है, बहुशाखा अनंताश्च। प्रश्न संख्या 66 में उत्तर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 67, नचिकेता तृतीय वर रूपेण किम ऋणते। तृतीय वर के रूप में नचिकेता क्या मांगते हैं, तो यहाँ पर जो आत्म संबंधी ज्ञान होता है वो तृतीय वर के रूप में नचिकेता मांगते हैं। और किससे मांगते हैं, तो वो यम से मांगते हैं। तो प्रश्न कठोपनिषद से पूछा गया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, आत्म संबंधी ज्ञानम। प्रश्न संख्या 68, शुकनाशोपदेश अनुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परग्रहीतम जनम कस्मात् न आलिंगति। ऑप्शन जो 68 प्रश्न संख्या उसमें हो जाएगा ऑप्शन 1, ईर्ष्या कारण से। कि शुकनाशोपदेश के अनुसार लक्ष्मी सरस्वती की आराधना करने वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, किस कारण से, क्योंकि वो सरस्वती से ईर्ष्या रखती है। इस कारण से सरस्वती की आराधना करने वालों पर लक्ष्मी जल्दी से प्रसन्न नहीं होती। स्वप्न वासव दत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किम आसीत्। ऑप्शन 3, घोषवती। तो देखिए ये स्वप्न वासव दत्तम जो है भास द्वारा रचित है और 6 अंकों का एक रूपक है।
इसके अंतर्गत स्वप्न में वासवदत्ता का दर्शन होना और उस पर आधारित ये कथा होने के कारण स्वप्न वासवदत्तम इसका नाम रखा गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि स्वप्न में वासवदत्ता का दर्शन करना कौन से अंक के अंतर्गत आता है, तो वो पंचम अंक के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त भी इसमें विदूषक का यदि नाम पूछा जाता है तो वो है वसंतक। स्वप्न वासवदत्तम में जो विदूषक है उसका नाम वसंतक है, जो राजा उदयन का मित्र है। इसके अतिरिक्त वत्सनरेश, उदयन, पुष्पक, भद्र, दो ज्योतिष, रुम्नवान जो कि सेनापति है, योगंधरायण जो प्रधानमंत्री है उदयन का, वासवदत्ता जो अवंती की राजकन्या है, प्रद्योत का कंचुकी, रेम्य दर्शक जो कि पद्मावती का भाई है और पद्मावती का विवाह जो कि उदयन से होता है। इस प्रकार से इसमें प्रमुख पात्र हैं। इसमें जो एक प्रश्न और मुख्यतः पूछा जाता है कि अग्निकांड का वर्णन कहाँ, जो किस ग्राम में होता है, तो वो होता है लावाणक ग्राम में। और पद्मावती की कंदुक क्रीड़ा का वर्णन है वो द्वितीय अंक में है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चौथे अंक में वासवदत्ता और पद्मावती के प्रमद वन में वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये प्रमुख घटनाएं हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम। ऑप्शन 3 हो जाएगा सर्वदमन। दुष्यंत और ये जो शकुंतला होती है उनके पुत्र का नाम होता है। इसमें जो मुख्यतः पूछा जाता है विदूषक का नाम वो होता है माधव्य। और इसके जो प्रथम अंक में प्रस्तावना दी गई है वो मंगलाचरणात्मक है। क्षमा कीजिएगा, मंगलाचरण। और इस नाटक में 7 अंक हैं। महाभारत के 68 से 74वें सर्ग तक 7 अध्यायों में दुष्यंत और शकुंतला की कथा का वर्णन किया गया है। इसका जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है और इसके अंतर्गत वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रधान है। प्रमुख जो पात्र इसमें है कण्व, दुर्वासा, मारीच, शारंगर, शार्दूल, विदूषक, कंचुकी, धीवर, अनसुया, प्रेमवदा, गौतमी। इस प्रकार से इसके प्रमुख पात्र हैं। इसकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, अनार्य परदार व्यवहारः भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अर्थो हि कन्या परकीय एव, किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां, अति स्नेह पाप शंकिः, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः। ये सभी उक्तियां किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है, महत्वपूर्ण है। अगला जो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो सर्वदमन होगा। इनके पुत्र का नाम, ये विश्वामित्र और मेनका की कन्या होती है शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतले परित्यागाद अनंतरम शकुंतला कुत्र न्यवसत। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में छोड़ देने के बाद जब राजा दुष्यंत उसका परित्याग कर देता है तब शकुंतला कहाँ रहती है, तो वो रहती है मारीच के आश्रम में। ऑप्शन 4। ऋग्वेदीय देवेशु हिरण्यम कवचम कह विभर्ति। तो हिरण्य कवच को कौन धारण करता है? ऑप्शन 3 वरुणः। तो इस बार सेकंड ग्रेड में वरुण सूक्त, संज्ञान सूक्त और विश्वदेवा सूक्त 3 सूक्त नए जुड़े हैं, तो उनसे प्रश्नों के पूरे आने की संभावना है। तो देखिए वरुण सूक्त से भी प्रश्न है इसमें जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवस्य नाम ऋषि नामना सुमेलियत। तो यहाँ पर ऋषियों के साथ में नाम का सुमेलन करना है। सबसे पहले देखिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, तो ये जो इनके सामने लिखे हुए वही नाम इससे मैच हो रहे हैं। विष्णु सूक्त जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, उसके ऋषि है शुनहशेप। अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त मधुछंदा ऋषि है, जहाँ कहीं कहीं वैश्वामित्र भी आता है। विश्वामित्र नहीं है, वैश्वामित्र है। देखिए वैश्वामित्र, विश्वामित्र की संतान होने के कारण मधुछंदा वैश्वामित्र कहलाते हैं। पुरुष सूक्त जो कि 10वें मंडल का 90वां सूक्त है, इसके ऋषि है नारायण। और विष्णु सूक्त जो कि प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है, इसके ऋषि है दीर्घतमा। ऑप्शन AP BQ CR DS, ये उत्तर 1 हो जाएगा। होता, कवि, क्रतु, सत्यः इत्यादयः कस्य देवस्य कृते उक्तम। तो ये सारे विशेषण कौन से देव के हैं? प्रश्न संख्या जो 74 है उसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। अग्नि के विशेषण है ये, होता, कवि, क्रतु, सत्यः। प्रश्न संख्या 75 अमृतस्य गोपा कस्य देवस्य विशेषणम वर्तते। ऑप्शन 1 अग्नि।
विशेषण देवस्य नाम योजयत। तो देखिए एक तरफ विशेषण दे रखे हैं और दूसरी तरफ विशेष है, तो कौन से देव से संबंधित है ये? उरुगाय, सहस्त्राक्ष, सुक्रतु और रत्नधातम। तो जो सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है ये प्रश्न संख्या 76 में जो इसके सामने लिखा हुआ है वह सही है। उरुगाय विष्णु का है, सहस्त्राक्ष पुरुष का, सुक्रतु वरुण का और रत्नघातमम अग्नि के विशेषण है। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, अक ब ख स ग द घ। इस प्रकार से तो देखिए जो इसके पुरुष सूक्त के प्रमुख विशेषण जो बताए गए हैं पुरुष के, इसमें आप इस श्लोक को विशेष कर याद रखिए। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातः, स भूमिम विश्वतो वृत्यावतिष्ठ दशांगुलम। तो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो इसकी जो एक एक शब्द दिया हुआ है इस श्लोक में वो आपको याद होना चाहिए। सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपात, भूमि को विश्ववत करके उसने जिसने व्यावृत किया है और 10 अंगुल प्रमाण पर वो स्थित है। तो ये सभी पुरुष के विशेषण हैं। उरु चक्षुषम विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति। उरु चक्षुषम है वरुण का विशेषण, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। गरिष्ठा विशेषणम कस्य देवस्य अस्ति। विष्णु पुरुषस्य अग्ने वरुणस्य। गरिष्ठा जो है वो विष्णु का विशेषण है। ऋच सामानि कस्मात् जजीरे। ऋच साम आदि किससे उत्पन्न हुए हैं? सर्वहूत यज्ञात। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें से प्रश्न पूछा जाता है मुख्यतः उसमें इस प्रकार से बनते हैं कि इस यज्ञ में जो घृत है घी वो बनी थी वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु ईंधन के रूप में जो कि समिधाएं होती है उस रूप में, और शरद ऋतु वो बनी थी हवी। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मिलान करने के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इससे संबंधित ये इस यज्ञ से जो उत्पन्न हुए थे तो उसके लिए श्लोक को याद रखिएगा। तस्मात् यज्ञात् सर्वहूतः सम अभ्रतम प्रशत आज्यम पशून तान चक्रे व्यायव्यान आरण्यान ग्राम्याच। इस प्रकार से जिस यज्ञ में सभी कुछ अथवा सब कुछ का जो आत्मरूप आहूत कर दिया गया था, ऐसे उस यज्ञ से दही से युक्त घी उत्पन्न हुआ। वायु या अंतरिक्ष में विचरण करने वाले पशु अर्थात पक्षी, जंगलों में रहने वाले हरिण आदि पशु और जो गांवों में रहने वाले अश्व गो आदि पशु हैं वे भी इससे उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सर्वहूत यज्ञ हुआ था उससे कौन कौन उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 80, संबंधान ग्रंथान सम्मेलियत। तो देखिए प्रश्न संख्या 80 में सबसे पहले हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन जो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए में ई, बी में एफ, सी में जी और डी में एच। तो ये जो लिखा हुआ है इसके सम्मुख वह सही उत्तर है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेदस्य, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदस्य, तांडय ब्राह्मण सामवेदस्य, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेदस्य। प्रश्न संख्या 81, याज्ञवल्क्य मतानुसारेण विद्यानां कति स्थानानि सन्ति। कितने स्थान है? ऑप्शन 3 14। प्रश्न संख्या 81 में। प्रश्न संख्या 82, महर्षि वेदव्यासः कतिभिः वर्षेः महाभारतं कृतवान्। तो कितने वर्षों में महाभारत की रचना की? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 82 में, त्रिभिः वर्षेः महाभारतं कृतवान्। प्रश्न संख्या 83, अश्वघोषस्य रचितम सौंदरानंदम महाकाव्यम कतिषु सर्गेषु निबद्धम। तो कितने सर्गों में निबद्ध है? ऑप्शन 2 हो जाएगा अष्टादशसु। देखिए बुद्ध इसके अलावा भी है ना, सौंदरानंद के अतिरिक्त भी शारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरितम अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और दार्शनिक इनके जो ग्रंथ है वो 4 ग्रंथ प्रमुखतया पूछे जाते हैं, वज्रसूची, महायान श्रद्धोत्पादः, चंडी सहोत्र गाथा और सूत्रालंकारश्च। इस प्रकार से अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो बुद्ध चरितम है वो 18 सर्गों में विभक्त है। सौंदरानंदम जो है वो 18 सर्गों में विभक्त है। और इसके अतिरिक्त भी जो शारिपुत्र प्रकरणम है वो 9 अंकों में विभक्त है।
तो बुद्धचरितम 17 सर्ग में, सौंदरानंद 18 सर्ग में और शारिपुत्र प्रकरण जो कि नाटक है वो 9 अंकों में विभक्त है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंतर्गत कि अश्वघोष की माता का क्या नाम था। तो अश्वघोष की माता का नाम था सुवर्णाक्षी। तो उसका ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, सुबंधु अग्रणी कवि अस्ति। तो कौन सी रचना में सुबंधु अग्रणी थे? श्लेष, अनुप्रास रचनायाम, विरोधाभास, उत्प्रेक्षायाम। तो श्लेष में सुबंधु अग्रणी थे। प्रश्न संख्या 84 में उत्तर हो जाएगा 1। 85 में देखेंगे, मेघदूतम काव्यम कस्मिन छंदसि उपनिबद्धम। बहुत सरल सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मंदाक्रांता छंदसि। मृच्छकटिक नाटके विदूषकस्य नामः किम आसीत्। तो मृच्छकटिकम नाटक में विदूषक का क्या नाम था? माधव्य, मैत्रेय, वसंतक और मित्रावसु। प्रश्न संख्या 86 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैत्रेय। तो देखिए विदूषकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वप्न वासव दत्ता में जो विदूषक था उसका नाम था वसंतक। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक है वो है माधव्य। और मृच्छकटिकम नाटक में विदूषक का नाम है मैत्रेय। निम्नलिखितासु रचनासु श्री शिव सागर त्रिपाठिनः रचना अस्ति। शिव सागर त्रिपाठी जी की रचना कौन सी है? ऑप्शन 3 हो जाएगा प्राणाहुति। तो देखिए यहाँ पर जो बांग्लादेश विजयम दिया गया है ये है डॉक्टर पद्म शास्त्री जी की रचना। सत्यमेव जयते पंडित विद्याधर शास्त्री जी की रचना है। और नहीं भोज समो जो नृप ये रचना है डॉक्टर हरिराम आचार्य जी की। प्रश्न संख्या 88, उद्यानं गत्वा अधिकारिणं पृष्ट्वा वृक्षम अवचिनोति फलानि इत्यस्मिन् वाक्ये अकथितं कर्म किम अस्ति। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा वृक्षम। तो देखिए अकथितम कर्म सूत्र से जो प्रमुख धातुएं होती है दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुश, नी, ह्र, कश, वह। इन धातुओं के साथ में द्विकर्मक धातुएं ये कहलाती है। और इन धातुओं के साथ में जिसमें कर्म का प्रयोग होता है उसमें जो प्रमुखतया 2 कर्म माने जाते हैं, प्रधान कर्म और गौण कर्म। तो देखिए अगर प्रधान कर्म पूछा जाता तो वो होता है फलानी, लेकिन यहाँ पर गौण कर्म पूछा है तो वो ऑप्शन जो 2 हो जाएगा वो वृक्षम। इस प्रकार से यहाँ पर अकथितम सूत्र से वृक्षम में गौण कर्म हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि ची धातु आया है तो ची धातु के योग में जो वृक्षम में गौण कर्म होकर यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदत्ताय रोचते मोदकः स्वदत्ते च अपूपः उपयुक्त वाक्ये प्रियमाणः कः। तो देखिए यहाँ पर देवदत्त को पसंद है क्या? लड्डू। तो यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति हुई है रुच्यार्थानाम प्रियमाणम, जिससे जो प्रिय होता है उसमें कर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देवदत्त को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति होकर यहाँ पर रूप सिद्ध हुआ है देवदत्ताय। प्रश्न संख्या 90, अरण्ये गतः वृक्षे स्थितः अपि चोरम दृष्ट्वा व्याघ्रात् बिभेति। तो देखिए पूछना उन्हें केवल सूत्र की सिद्धि है, लेकिन उन्होंने उस वाक्य में उसको पिरो दिया है जिससे जो परीक्षार्थी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा है देवदत्ताय रोचते मोदक है, अगर सिंपल सा देते तो कोई भी इसका आंसर क्लिक कर सकता था, लेकिन इन्होंने स्वदत्ते च अपूपः डाल दिया। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पर व्याघ्रात् बिभेति इस सूत्र की प्रवृत्ति पूछी है, लेकिन इन्होंने पूरे वाक्य में उसे पिरोकर दे दिया है। अस्मिन् वाक्ये कस्य कारक सूत्रस्य प्रवृत्ति अस्ति। तो देखिए भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से जिससे भय होता है उसमें पंचमी विभक्ति होकर अपादान कारक होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। तो डर किससे रहा है? व्याघ्र से। तो यहाँ पर व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 90 है, उसमें उत्तर हो जाएगा 3। ग्रामस्य निकटं गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति ते लुण्ठका अस्मिन् वाक्ये प्रवर्त सूत्रम अस्ति। षष्ठी शेषे षष्ठी हेतु प्रयोगे षष्ठ्यस्य अर्थ प्रयत्नेन दुरांतिकार्थे षष्ठी अनंतरस्याम। ऑप्शन 4 हो जाएगा दुरांतिकार्थे षष्ठी अन्यतरस्याम। इस सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ है। भाषा उत्पत्ति सिद्धांतेषु संपर्क सिद्धांतस्य प्रवर्तकः अस्ति।
तो संपर्क सिद्धांत के जो प्रवर्तक है प्रश्न संख्या 92 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो रेवेज। अश्लिष्टात्मक योगात्मक वर्गस्य प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन 4 तुर्की, जो अश्लिष्ट योगात्मक वर्ग की भाषा के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 94 सांख्य मतानुसारेण बुद्धेः लक्षणम अस्ति अध्यवसाय, तो अध्यवसायित्मिक बुद्धि ही सांख्य मत के अनुसार जो बुद्धि का लक्षण है वो है अध्यवसाय। प्रश्न संख्या 94 में तर्क भाषा अनुसारेण असमवायी कारणस्य उदाहरणम अस्ति, तो तंतु संयोग जो है असमवायी कारण का उदाहरण है तर्क भाषा के अनुसार। भरतनाट्यशास्त्र कतिषु अध्यायेषु विभक्तम अस्ति, तो 36 अध्यायों में विभक्त है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। काव्य प्रकाशकारेण काव्य हेतवः निर्दिष्टाः, तो मम्मट के काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के हेतु कौन कौन से हैं? एते समुदिताः हेतवः न तु व्यस्ताः, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अभ्यासा अवरोधात् उद्दीपका अनुक्रिययोः संबंधः शिथिलो भवति, ये नियम कौन सा है कि अभ्यास के अभाव में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है वो शिथिल हो जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 98 में जो उत्तर हो जाएगा वो होगा अनुपयोगितायाः नियमः, क्योंकि जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है उसका हम अभ्यास नहीं करते, और यदि अभ्यास नहीं होता है तो हमारे उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध होता है वो शिथिल हो जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 शिक्षा मनोविज्ञानम शैक्षणिक विकासस्य क्रमानुसारम अध्ययनम अस्ति निम्नलिखितम कथनम अस्ति। प्रश्न संख्या 99 में जो उत्तर हो जाएगा वो होगा स्टीफन महोदय का ये कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमानुसार अध्ययन है। स्टीफनस्य प्रश्न संख्या 99 में उत्तर हो जाएगा 2, स्टीफन महोदय का ये कथन है। किशोरावस्थायां मनुष्यः गतिक्रियाशीलतयोः विकासे पूर्णतां प्राप्नोति विकासो अयं कथ्यते। तो देखिए किशोरावस्था में मनुष्य की गति क्रियाशीलता का विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तो ये विकास कहलाता है गत्यात्मक विकासः। सा प्रक्रिया यस्यां मनुष्यः स्ववातावरणस्य मध्ये संतुलनम प्राप्तुम प्रयतते सा कथ्यते। तो यदि आप वातावरण के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है मनुष्य, तो वो समायोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 101 में उत्तर 2 हो जाएगा। किशोरावस्था बृहत् संघर्षस्य अवसादस्य झंझावात विरोधस्य अवस्था अस्ति कथनम इदम कस्य अस्ति। तो किशोरावस्था संघर्ष, अवसाद, झंझावात अर्थात तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कहा गया है स्टेनले हॉल महोदय का अपनी पुस्तक एडोलेसेंस के अंतर्गत। बालकस्य विकासः शीर्षा आरभ्य चरणं प्रति भवति उपयुक्त कथनम विकासस्य केन सिद्धांतेन संबंधो अस्ति। तो जो सिर से लेकर चरणों की ओर बालक का विकास होता है वो है निश्चित दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 में देखेंगे। देखिए मनोविज्ञान सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंतर्गत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप स्किप नहीं कर सकते। लगभग 10 से 15 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और सेकंड ग्रेड में तो ये 20 प्रश्नों तक मनोविज्ञान के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है। देखिए अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा किंचित कार्य करणाय प्रतिक्रियां प्रददाति उद्दीपनम प्रददाति कार्यस्य मात्रां वर्धयति उपयुक्तेषु किंचिदपि नास्ति। तो अभिप्रेरणा क्या करती है? प्रश्न संख्या 104 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्य की मात्रा को बढ़ाती। यदि आप अभिप्रेरित है, किसी कार्य को करने के प्रति लालायित है, तो आप उस कार्य को बहुत शीघ्रता से और अच्छी तरह से कर पाते हैं। प्रश्न संख्या 105 संवेगात्मक अभिप्रेरणा अस्ति। संवेगात्मक अर्थात संवेगों से संबंधित इमोशनल जो अभिप्रेरक कहा गया है वो कौन सा है? विरोधानाम करते विरोध प्रदर्शनम। यदि आपका कोई विरोध कर रहा है तो उसके प्रति आप वापस विरोध का प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपका संवेगात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। 105 में उत्तर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 106 मानसिक विभिन्नता नाम मापनम क्रियते। मानसिक विभिन्नताओं का मापन जो किया जाता है वो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नतासु ते अंशाः सम्मिलिता सन्ति येषाम। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत वो अंश सम्मिलित होते हैं जिनका क्या नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन भी असंभव होता है, अध्यापन असंभवम, प्रकटीकरणम असंभवम, मापनम असंभवम। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। प्रश्न संख्या 108 प्रतिभाशाली बालका नाम बुद्धि लब्धि भवति। 140 से अधिक
टर्मन महोदय के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। क्या हुआ बेटा, ये किसका फोन लाए? तो जीन पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष में होता है मूल संप्रत्यात्मक काल्य, जो कि बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। विकास एका प्रक्रिया भवति गर्भधानात् मृत्यु पर्यंतम चलायमानम प्रक्रिया। गर्भधारण से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कहलाती है विकास। संवेगात्मक दशायां शिशोः व्यवहारः भवति अशिष्ट स्पष्ट निष्कपटम च। ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 में उत्तर। बुद्धि एका शक्ति ही क्षमता व नास्ति या सर्वासु परिस्थितिषु समान रूपेण कार्यं करोति अपितु अनेकानां विभिन्न योग्यतानां योग रूपा अस्ति। तो ये जो कथन कहा गया था थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 112 में उत्तर हो जाएगा 3। थॉर्नडाइक महोदय की ये परिभाषा है बुद्धि से संबंधित। प्रश्न संख्या 113, बुद्धि लब्धि माध्यमेन व्यक्तोः कस्य स्तरस्य ज्ञानम प्राप्यते। तो बुद्धि लब्धि के माध्यम से हम जो बौद्धिक स्तर है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। निम्नलिखितासु का अधिगम हेतवे अनुकूलः परिस्थिति अस्ति। अधिगम के लिए कौन सी अनुकूल परिस्थिति होती है? प्रश्न संख्या 114 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अधिगमकर्ता की इच्छा भी होनी चाहिए, उसकी तत्परता भी होना चाहिए और उसमें बुद्धि भी होनी चाहिए। ये सभी अधिगम के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्रश्न संख्या 115, बालकस्य सा अवस्था या नवजन्मनः कालः उच्यते। तो नवीन जन्म की अवस्था जो कहलाती है वो कहलाती है किशोरावस्था। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायेन शिक्षिकाः। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सहायता से शिक्षक क्या करता है? प्रश्न संख्या 116 में उत्तर हो जाएगा उपयुक्त अ और ब दोनों ही विकल्प मूल्यांकन के लिए किए जा सकते हैं। तो देखिए, छात्र उपलब्धये मूल्यांकनम कर्तुम शक्नोति, स्वशिक्षण कार्यम साफल्यम मूल्यांकनम कर्तुम शक्नोति। तो छात्र का मूल्यांकन और अपने द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया गया है उसका मूल्यांकन भी शिक्षक द्वारा किया जा सकता है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। प्रश्न संख्या 117, सफलतमं शिक्षकः स एव अस्ति यह व्यक्तिगत विभिन्नतानां शिक्षणाधिगम परिस्थितौ। तो सफलतम शिक्षक कौन होता है? जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अपने शिक्षण में क्या करता है? सफलतमं प्रयोगः कुर्यात्। सफलतापूर्वक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपने शिक्षण में प्रयुक्त करता है। छात्र की क्षमताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करता है, वही सफल शिक्षक होता है। कस्यचित् मनुष्यस्य वास्तविक आयु 20 वर्षाणि तथा मानसिकम आयु 25 वर्षाणि प्राप्यते तथा बुद्धि लब्धि भविष्यति। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर तो हो जाएगा 125 और जो IQ का सूत्र होता है MA/CA × 100। तो इस सूत्र से आप इसका निकाल सकते हैं बुद्धि लब्धि। MA की जगह मानसिक आयु हो जाएगी और मानसिक आयु 25 वर्ष है, वास्तविक आयु कितनी है? क्रोनोलॉजिकल एज 20 वर्ष है × 100। तो देखिए, 20 4 से डिवाइड हुआ है और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 125। प्रश्न संख्या 119, बुद्धे द्विखंड सिद्धांतस्य प्रतिपादनम कृतम। 119 में उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन महोदय के द्वारा बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। निष्क्रियता अवस्थायाः संबंधः निम्नलिखितासु केन अधिगम सिद्धांतेन वर्तते। तो निष्क्रियता का सिद्धांत अधिगम के कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ये प्रश्न कर दिया गया था डिलीट। प्रश्न संख्या 120। 121 क्रम संख्या को मिलन करना है इनका। 121 में जो उत्तर हो जाएगा वो देख लेते हैं सीधे। ऑप्शन 1 हो जाएगा पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 1 और चौथे में 3। तो 120 से 131 प्रतिभाशाली, 60 से 69 निर्बल बुद्धि, 90 से 109 तक उत्कृष्ट बुद्धि और 25 से 49 तक मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ICT से संबंधित प्रश्न है। कंप्यूटर जो तकनीकी शिक्षा जुड़ी होती है फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, रीट में भी ये जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जल्दी से इनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 122 प्रश्न है, विंडो विस्ता उदाहरणम अस्ति। तो ये जो विंडो विस्ता है 122 में ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 122 में उत्तर हो जाएगा 2।
अगला देखेंगे अवांछितम असामाजिकम ईमेलम कथ्यते। तो वैसे तो ये स्पैम कहलाते हैं, लेकिन ये प्रश्न कर दिया गया था आरपीएससी द्वारा डिलीट। प्रत्येक वारं यदा कंप्यूटर सिस्टम इति प्रारभ्यते तदा ऑपरेटिंग सिस्टम इति ना इमानी मेमोरी इत्यस्मिन् गृह्णाति। जब कंप्यूटर सिस्टम को हम ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है अपनी मेमोरी को कहाँ से ग्रहण करता है। 124 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिवाइस ड्राइवर्स। केन स्कैनर यंत्रेण एकः यूनिवर्सल प्रोडक्टः कोडः पठितुं शक्यन्ते। तो ये जो बार कोडेन ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर यंत्र से जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है वो पढ़ा जाता है, तो वो बार कोड के द्वारा पढ़ा जाता है। प्रश्न संख्या 126 कंप्यूटर मध्ये डेटा आदान प्रदानयोः नियमः कथ्यते। तो ये प्रोटोकॉल कहलाता है। नेटवर्क इत्यस्मिन् कंप्यूटर व्यवस्थाया कथ्यते। तो ये टोपोलॉजी ऑप्शन कंप्यूटर व्यवस्था में नेटवर्क कहलाता है टोपोलॉजी। संस्कृत व्याकरणे इत संज्ञक कस्य किम भवति। तो देखिए संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञक का क्या होता है। तो इत संज्ञक होता है हलंत्यम से उसकी इत संज्ञा हो जाती है, और जिस इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो इत संज्ञा का क्या होता है, लोप होता है। प्रश्न संख्या 129 संस्कृत व्याकरणे लोप शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते। तो जो लोप होता है वो होता है अदर्शनम, अर्थात इत संज्ञक का अदर्शन होना ही लोप होता है। और तस्य लोप से उस इत संज्ञक जिस वर्ण का हुआ है, जिसकी इत संज्ञा हुई है, उसका लोप हो जाता है। तो 3 सूत्र महत्वपूर्ण है। हलंत्यम जिससे इत संज्ञा का विधायक सूत्र है, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका अदर्शन हो जाता है, वो लोप संज्ञा सूचक जो शब्द जो सूत्र है वो है तस्य लोप, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः प्रमुख 3 सूत्र है लोप संज्ञा विधायक। निम्नलिखितेषु संयोग संज्ञा युतः शब्दः वर्तते। तो जिसमें संयोग संज्ञा हुई है वो है ऑप्शन 2 अम्बुदः। हलो अनंतराः संयोगः, अर्थात यदि स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन शब्द आते हैं तो वहाँ पर संयोग हो जाता है। तो यहाँ पर अम्बुद इसका उदाहरण है। मध्वरी शब्दे संहितो संज्ञको वर्णोस्त। तो मध्वरी में उ और अ, तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है वो मधुधन अरि होता है। तो अरि उ और अ इन ये यहाँ पर दोनों की संधि हुई है। तो पर सन्निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों का अतिशय सन्निकर्ष संहिता संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पर संहिता से अर्थ होता है संधि। प्रश्न संख्या 132 निम्नलिखितेषु पद संज्ञक शब्द अस्ति। तो यहाँ पर लता पद संज्ञक शब्द है। हरि भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, फल भी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। लघु सिद्धांत कौमुद्या अनुसारेण आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा। तो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। यण वर्णानाम उच्चारण बाह्य प्रयत्न से नाम अस्ति। तो 134 जो प्रश्न है उसको कर दिया गया था डिलीट। प्रश्न संख्या 135 धातृंश पदस्य संधि विच्छेद शात। तो धातृधन अंशः यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा धातृंश। ये जो कि यण संधि का उदाहरण है और री को र आदेश हो जाता है इको यणची सूत्र से। एचो ऐ वायाव सूत्रानुसारेण ओ वर्ण से स्थाने अचि किम भवति। तो ओ के स्थान पर हो जाता है अव आदेश, जबकि औ के स्थान पर हो जाता है आव आदेश। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखितेषु प्रग्रह संज्ञक शब्द अस्ति। तो प्रग्रह संज्ञक शब्द जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा विष्णु। तो देखिए ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम। तो इस सूत्र से जो द्विवचन में इकारांत, उकारांत और एकारांत इन शब्दों की प्रग्रह संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर जो उत्तर 3 हो जाएगा। वृद्धि रेचि सूत्र से उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते। तो देवधन ऐश्वर्यम ये वृद्धि रेचि सूत्र का उदाहरण है ऑप्शन 2 देवेश्वर्यम। वागीशः पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो वाक धन ईशः झलाम झशो अंते सूत्र से यहाँ पर झषत्व संधि हुई है। अनुस्वारस्य ययि परस वर्णः सूत्र संदर्भे अम धन चित पदस्य संधि स्यात्। अंचितः यहाँ पर
करेक्ट उत्तर हो जाएगा शिवो अर्च्य पदस्य संधि विच्छेद स्यात्। तो शिवस्य धन अर्च्यः शिवो अर्च्यः। पुनः रमते पदस्य संधि सूत्रानुसारेण संधि विच्छेद स्यात्। पुनर्धन रमते पुनः रमते, ये रोरी सूत्र का उदाहरण है जिसके अंतर्गत र के बाद वाले र आने पर पहले वाले र का लोप हो जाता है। तो इस ल का लोप होकर रूप बनता है पुनर्रमते पुनर्रमते। और ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण से इस न को दीर्घ न हो जाएगा और पुनर्रमते रूप सिद्ध होता है। द्वितीय पाद मात्रे यस्मिन् अष्टादश मात्रा भवन्ति तस्य छन्दस्य नाम वर्तते। तो आर्य छंद का लक्षण है जिसके अंतर्गत द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होती है और चतुर्थ पाद में 15 मात्राएं होती है, पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होती है। इंद्र वज्रा छंदसी अंतिम कति गुरु वर्णः भवन्ति। तो स्यादिंद वज्रा यदि तौ जगो ग, इस लक्षण से 2 गुरु अंत में होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, निम्नलिखित पंक्तों छंदसः नाम निर्देशयतु। तो कौन सा छंद है यहाँ पे? असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यम अस्याम अभिलाषी में मनः। तो ये जो उदाहरण है प्रश्न संख्या 145 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वंशस्थ का। जतोतु वंशस्थ मुदीरतम जरो, इस प्रकार से लक्षण देखते हैं हम वंशस्थ छंद का और ये इसी का उदाहरण है। ननमय य युतेयम मालिनी भोगी लोके। तो यहाँ पर भोगी और लोके, तो यहाँ पर भोगी शब्द किस संख्या का सूचक है? तो प्रश्न संख्या 146 में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अष्ट। मंदाक्रांता छंदसी यतयः भवन्ते। तो 4, 6 और 7 पर मंदाक्रांता छंद में यति होती है। सृग्रा छंदसी एकस्मिन् पादे कति वर्णाः भवन्ति। तो सृग्रा छंद में एक पाद में 21 वर्ण होते हैं। 148 में उत्तर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 149 निर्धारितेषु छंदसु अर्ध समव्रतस्य उदाहरणम अस्ति। तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वियोगिनी, ये अर्ध समव्रत छंद का उदाहरण है। तो जिसके पहले और 3 पाद समान होते हैं और दूसरे और चौथे पाद जिसमें समान वर्ण होते हैं वो समव्रत अर्ध समव्रत छंद कहलाता है। तो वियोगिनी इसका उदाहरण है। शिखरणी छंदसी प्रतिपादम कतिषु वर्णेषु यति भवति। तो शिखरणी का जो लक्षण है रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सबलागः शिखरणी। तो जहाँ पर रस अर्थात 6 पर और रुद्र 11 पर यति होती है वहाँ पर शिखरणी छंद होता है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट ग्रेड में 2015 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए थे उनका हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे संबंधित आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध होते रहे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।